जो रेगुलर बैच वाले बच्चों का कल मैंने दिल दुखाया था ना क्लास में, अब कई बच्चों को पता है कल मैंने दिल क्यों दिखाया था, तो उन सब के लिए दो लाइनें बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर बैच वाले बच्चे भी मेरे कई बैठे होंगे और बाकी यूट्यूब फैमिली के बच्चे भी होंगे। अगर मैंने उनका भी दिल दुखाया था तो मैं दो लाइनें उनके लिए भी बोल लूँ। सुन लो ध्यान से, क्योंकि आज हमारी पीजीबीपी की रिवीजन क्लास नंबर 6 है। अच्छा, कई बच्चे तो कह रहे हैं सर ये रिवीजन क्लास चल रही है या रेगुलर बैच चल रहा है, भाई आपने इतनी सारी रिवीजन क्लास लगा दी। सर ये एक एक घंटे की, देखो एक एक घंटे की रिवीजन क्लास होती है, और मैंने पहले भी कहा था 4 से 5 तो लगेंगी, बट जब तक हमारे दिल से आवाज़ नहीं आएगी कि हमको पीजीपी समझ में आ रहा तब तक हमारी रिवीजन क्लास चलेगी। आज हमारी छठी क्लास है, 2 क्लास आपकी रिवीजन क्लास और लगेंगी, टोटल 8 क्लास में हमारा पीजीपी खत्म होगा। अब रेगुलर बैच में अप्रोक्सीमेट मेरे 15 लेक्चर लगते हैं 2-2.5 घंटे के, तो 35 घंटे का जो पीजीबीपी है उसको 8 घंटे के अंदर रिवाइज करेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि जो हमने क्लास में 35 घंटे में किया था उसको हम 8 घंटे में रिवाइज कर लेंगे। उम्मीद करूंगा जिन्होंने पहले एक बार अगर पढ़ा होगा ना क्लास में उनको जरूर समझ में आया होगा। और अब तो लाइव कई बच्चे कम आना स्टार्ट हो गए हैं, 200, 250, 300 बच्चा बस लाइव बैठता है सर। मतलब कितनी, मतलब मेरे लिए भी प्रॉब्लम की बात है और आपके लिए भी प्रॉब्लम की बात है। अब तो एग्जाम की डेट भी आ गई है, कम से कम तो 600-700 बच्चा बैठना चाहिए, और पीजीपी की रिवीजन चल रही है सर। और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है आप सबके ऊपर कि इससे बढ़िया रिवीजन नहीं हो सकती, इतना मेरा दिल ये बात कहता है। और पहले तो वीडियो पे हजार लाइक आते थे, अब तो वो आपने वो भी करने बंद कर दिए। मतलब बच्चा कहते थक, जैसे बच्चा होता है ना, थक गया सर, बस अब थक गए सर, अब आप क्लास डालते रहो, हम लाइक वाइक कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस यहाँ पे आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, बस वो सुनने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, और जीएसटी की वीडियो क्लास में बताओ, अब बच्चा मतलब इतने एफर्ट्स करके तो जीएसटी की रिवीजन क्लास डालो, बच्चा वहां पे भी डिसलाइक कर जाता है। पता नहीं कौन से ऐसे नालायक बच्चे हैं जिनको दूसरे को आगे हुए बढ़ना देखना ही नहीं आता। वो लाइफ में क्या करेंगे बच्चे ऐसे नालायक, बताओ उनके लिए मैं क्या बोलूँ अब। ठीक है, चलो पहले तो कल मैंने जिनका क्लास में दिल दुखाया था उनके लिए मैं 2 लाइनें बोलता हूँ, नहीं फिर हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन क्लास। सुनना आप ध्यान से, 2 लाइनें आपके लिए बोल रहा हूँ जी। कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का मुझको है आज तक गम, मुझे माफ कर देना तुम मेरे बच्चों, ये मेरी वो पहली ये गलती है जानम। ओह माय गॉड, चलो इधर देखो ध्यान से, मैंने अपनी माफी मांग ली है सारे बच्चों से। बच्चा कह रहा है ऐसा आपने क्या किया था, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ बच्चों का मैं नाम लेना भूल गया था क्लास में, और बच्चों ने मेरी कंप्लेन कर दी, कह रहे आप हमारा नाम ही नहीं लेते। अब ऐसे यूट्यूब फैमिली के बच्चे भी कहते हैं आप हमारा नाम ही नहीं लेते। अब बताओ मैं कितने बच्चों का नाम लूं सर, मैं कोशिश पूरी करता हूं, नाराज मत हुआ करो बस मुझसे, आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अच्छा, आज हमें पीजीपी की रिवीजन क्लास नंबर 6 आज हमें स्टार्ट करनी है। आज हमें सेक्शन कौन कौन से करने हैं एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, और जो प्रोविजन हमारे अभी तक हो चुके हैं उसको भी रिवाइज करेंगे फटाफट से। और लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था जी, अब मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे बच्चों ने उस क्वेश्चन में गलती की है। आपको क्या लगा है कि आपने वो क्वेश्चन सही किया है? नहीं, सोच के बताना, आपको क्या लगा वो क्वेश्चन आपने सही किया है? मतलब ये लगा लो 90% बच्चा, सर मैं 90% कह रहा हूं, 90% बच्चों ने उसके आंसर गलत दिए हैं। और मुझे अब पता लग रहा है कि आप एग्जाम में क्या गलती करके आते हो। और एग्जाम को भी 2 महीने बचे हैं, अभी भी 2 महीने का टाइम है, अभी सुधर जाओ, गलतियां करनी बंद कर दो, नहीं तो एग्जाम में फिर गलती करके आओगे, फिर नंबर आपके कटेंगे, फिर आप कहोगे सर पास नहीं हो पा रहे। इधर देखना आप ध्यान से, गलती आपने क्या किया है। मैंने कह रहा हूं 90% बच्चों ने गलती की है, सिर्फ 10% बच्चा ही सही है और 90% बच्चा गलत है। चेक करना गलती की कहां पे है। इधर देखना ध्यान से, उस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फटाफट चेक करो अभी तक हमारे सेक्शन कौन कौन से हो चुके हैं और आज हमें कौन से करने हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया होता है पीजीपी का, 28 से लेकर 44 डीबी तक आपके जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे जी, पीजीपी के होंगे। सेक्शन नंबर 28 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 29 कर चुके हैं, 30 कर चुके हैं, 31 कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन 1 कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन 5 कर चुके हैं। उसके बाद फिर सेक्शन नंबर 30 to 11 एसएलएम मेथड वाला हो गया, 30 to 12 भी हो गया, 1-2 भी कर चुके हैं, 30 to 13 भी कर चुके हैं। उसके बाद प्रोविजो टू 30 to 1 ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर सेकंड प्रोविजो ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, 30 to 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, 30 to AD भी कंप्लीट कर चुके हैं, 43-6 भी कंप्लीट कर चुके हैं, 51 भी कर चुके हैं, 52 भी कर चुके हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 38-2 ये भी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। सेक्शन 50 ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, 43C ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर 35-1-1, 35-1-2, 35-1-2A, 35-1-3, 35-1-4 ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद फिर 35-2AA IIT वाला ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, 35-2AB ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, 37-2B भी कंप्लीट कर चुके हैं,
35CCC, 35CCD ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद ना 35DD अमलगामेशन वाला ये कंप्लीट कर चुके हैं, 35DDA VRS वाला ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और एक सेक्शन 41(2) बैलेंसिंग चार्ज वाला ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे प्रोविजन जिस पे हमने टिक मार्क किया हुआ है ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कई बच्चे यहाँ पे नए जुड़े हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब कब कंप्लीट किए, अभी तो आपने कोई कंप्लीट नहीं कराया। इससे पहले 5 रिवीजन क्लास ऑलरेडी डल चुकी हैं, उन 5 क्लास को पहले देख लेना, फिर आपको आज की क्लास समझ में आएगी, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कहीं बिना बात के ऐसे ही भाग जाओ, पहले 5 क्लास आपने देखनी है, उसके बाद अगर 6 क्लास देखोगे आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगी जी। ठीक है, इधर सुना ध्यान से। अब आज हमें सेक्शन कौन कौन से कंप्लीट करने हैं। एक तो आज हमें 43(1) ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना है, जो टारगेट हमारा लास्ट क्लास का था बट हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर एक सेक्शन हमारा 35ABB ये कंप्लीट करना है, 35ABA ये कंप्लीट करना है, 35D ये भी कंप्लीट करना है, 35AD ये कंप्लीट करेंगे, 37 एक्सप्लेनेशन 1 to 37, एक्सप्लेनेशन 2 to 37, ये सारे प्रोविजन आज हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, बट इन प्रोविजन को कंप्लीट करने से पहले एक बार मैं आपकी नज़र डाल दूं उस होमवर्क पे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था और जो काफ़ी सारे बच्चे गलती करके आए हैं। मैं कुछ बच्चों का नाम ले दूं नहीं, फिर बच्चे नाराज हो जाएंगे। एक तो बच्चा सबसे पहला जी अमन आपका भी आंसर गलत है जी, अमन आपने भी आंसर गलत निकाला है। उसके बाद सूर्य आपने भी गलत निकाला है जी, आकाश ने भी गलत निकाला है, आयुषी, आकांक्षा, सदफ, प्रीत, मंजू। उसके बाद जी CA प्रोफेशनल स्टूडेंट, पता नहीं कैसा नाम है नालायक। ठीक है, आपने भी गलत निकाला है। मेघा हो गया जी, हेमंत हो गया, शुभम हो गया, तृप्ति हो गया, शांतनु हो गया, पिंकी हो गई, सरिता, नीरज। उसके बाद जी पूजा, पलक, हेतु, विवेक, आशीष, प्रखर, पूजा, अंजलि, तृप्ति, कार्तिक, रवि, साक्षी, स्नेह, और उसके बाद साइली या सियाली मेरे ख्याल से नाम है, श्रेया हो गया जी। उसके बाद अमृता हो गया, और मैं कितने बच्चों के नाम लूँ, मनदीप हो गया। ये सब नालायक बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आंसर निकालने में गलती की है, और सबको लग रहा था हमारा आंसर सही है। अब चेक करना, आपने गलती की छोटी सी है, बट वो छोटी सी गलती सर एग्जाम में बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में तो अगर छोटी सी गलती करोगे तो नंबर कट जाएंगे, और गोले भरने वाले क्वेश्चन है, अगर वहीं पे गलती करके आओगे तो 1 नंबर तुरंत कट जाएगा जी। अब चेक करना आपने गलती की कहाँ है, बहुत ध्यान सुनना, और आप खुद कहोगे सर हाँ यहाँ पे ना गलती हो गई है, अगली बार गलती नहीं करेंगे। आप खुद कहोगे, देखना कितने बच्चों ने गलती की है। इधर देखना ध्यान से, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं सर, एक बार एग्जांपल चेक करो। एग्जांपल में क्या था जी, एग्जांपल में टाटा पावर लिमिटेड है, टाटा कंपनी है, पावर लिमिटेड कंपनी है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 120 लाख रुपए की, SLM मेथड ऑप्ट की है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% है, एसेट आपने बेची है 7 साल के बाद। 7 साल के बाद बेची कितने की है आपने, 20 लाख की बेची है, 70 लाख की बेची है, 150 लाख की बेची है। और मैंने कहा था बिजनेस की इनकम कितनी आएगी, टर्मिनल डेप्रीसिएशन कितना होगा, बैलेंसिंग चार्ज कितना होगा, और कैपिटल गेन कितना होगा। ये सारी बातें मैंने आपसे पूछी थी। अब इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, इन तीनों केस का आंसर किस तरह से निकलेगा पहले वो समझो। सर एक बात मुझे सोच के बताना, अगर 120 लाख रुपए की मैंने मशीन ली थी, प्लीज यार बातचीत मत करो, कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा जी। 120 लाख रुपए की मैंने मशीन ली थी, अब अगर 7 साल के बाद मैंने मशीन बेची है तो 7 साल तक मैंने क्या क्लेम किया होगा, डेप्रीसिएशन। और अगर 7 साल तक क्लेम किया होगा, हर साल अगर 10% होगा तो 12 लाख, 12 × 7 84 लाख का मैंने क्लेम कर लिया होगा डेप्रीसिएशन। मतलब 120 लाख में से 84 लाख अगर माइनस करूंगा तो एक बार चेक करना क्या आएगा, 120 माइनस में 84 कितना आएगा, 36 लाख मेरी यहां पे वैल्यू बच जाएगी, 36 लाख की मेरी यहां पे वैल्यू बच जाएगी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जो बच्चा चाहता है आज के बाद इस क्वेश्चन में मैं गलती ना करके आऊं, तो मेरी फैमिली का हर बच्चा मुझे आंसर देगा। अगर 120 लाख रुपए की एसेट थी, सोच समझ के बोलना जी, 120 लाख का मतलब क्या है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन 120 लाख का मतलब क्या है, 120 लाख का मतलब है कि मैंने 120 लाख की मशीन ली, मुझे गवर्नमेंट से 120 लाख रुपए लेने थे, गवर्नमेंट ने कहा सारे पैसे एक साथ नहीं मिलेंगे, मिलेंगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन, और हर साल 12-12 लाख रुपए क्लेम किया डेप्रीसिएशन, 84 लाख क्लेम किया, तो मतलब 36 लाख रुपए की मेरी क्या बच गई, WDV बच गई, इतने की बच गई। मतलब गवर्नमेंट से 120 लाख लेने थे, 84 लाख मिल गए, 36 लाख मुझे गवर्नमेंट से और लेने हैं। अब मैंने मशीन बेच दी, मशीन मैंने बेची कितने की है, 20 लाख रुपए की।
अब जब मैंने मशीन 20 लाख की बेची, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये 16 लाख जो मेरा बैलेंस बचा, क्या मैं इसको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बोलूंगा या टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलूंगा? क्या बोलूंगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, आपने कहा सर 16 लाख रुपए जो है वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई मुझे गवर्नमेंट से 36 लाख रुपए लेने थे, 20 लाख रुपए सेल करके मिल गए, 16 लाख रुपए क्या होगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन, P&L में डेबिट करूंगा। ये सारी बातें आपने सही लिखी। और अगर मैंने मशीन बेची है 70 लाख रुपए की, सोच समझ के बोलना जी, अगर मैंने मशीन 70 लाख की बेची है, मुझे गवर्नमेंट से 36 लाख रुपए लेने हैं, और अगर मैंने 70 लाख की मशीन बेची है तो 70 माइनस में 36 कितना आएगा? 34। तो 34 लाख जो होगा ना, 34 लाख, ये क्या निकल के बैलेंसिंग चार्ज, ये टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 34 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे पीजीपी के अंदर। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सही किया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट आंसर आपने दिया। अब गलती आपने कहां की है? गलती आपने की है केस नंबर 3 में। सर गलती आपने की है केस नंबर 3 में। एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ। केस नंबर 3 में आपने मशीन बेची है 150 लाख की। अब अगर 150 लाख की एसेट बेची, मैंने कल भी कहा था जितना आपका शेयर कॉस्ट से ज्यादा होगा ना, वो सारे का सारा कैपिटल गेन निकल के आएगा। इट मींस अगर आपका सेल प्राइस, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर आपका सेल प्राइस आपकी कॉस्ट से भी ज्यादा है, उस केस में क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा। मेरी कॉस्ट कितनी है? 120, सेल कितने गए? 150 का, तो 30 लाख रुपए कैपिटल गेन आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कह रहा है यार कमाल की बात कर रहे हैं सर। भाई विवेक सर आज सही तो हैं, क्योंकि मुझे ना उनके हालात सही नहीं लग रहे आज। और सर ने ये डेली जो पार्ले जी का बिस्किट सर खाते हैं ना जीएसटी की रिवीजन क्लास में, मुझे लग रहा है कहीं वो नुकसान तो नहीं कर रहा सर को, क्योंकि सारे आंसर हमारे सही हैं यार। 16 लाख रुपए टर्मिनल डेप्रिसिएशन है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं जी, किन किन बच्चों ने ये आंसर सही लिखे हैं, उनके मन में डाउट पता है क्या होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख लो जी आंसर, सुहेल का भी आंसर सही है, मनदीप का भी सही है, अमृता का भी सही है, श्रेया का भी सही है, साइली का भी सही है, साक्षी का भी सही है, खुशबू का भी सही है, कार्तिक का भी सही है, प्राप्ति का भी सही है, अंजलि का भी सही है, प्रखर का भी सही है। बच्चा कह रहा है फिर आपने गलत क्यों कहा? इस चक्कर में तो नाराज हो जाते हैं। आपने सही दिया यहां तक, उसके बाद का आंसर, सर उसके बाद का आंसर कहां है? क्या हो गया आपको? मतलब जहां तक मैंने, ध्यान सुना, जहां तक मैंने कल आंसर निकाला आपने वहां तक निकाल दिया, जहां तक मैंने समझाया वो समझने वाला पार्ट कहां गया? वो एक बात मुझे सोच के बताओ, एक बात मुझे सोच के बताओ, केस नंबर 1 और 2 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 1 बिल्कुल सही है, 16 लाख रुपए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। केस नंबर 2 बिल्कुल सही है, 34 लाख रुपए बैलेंसिंग चार्ज, टैक्सेबल अंडर पीजीपी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 3 में मुझे दिक्कत है। केस नंबर 3 में क्या दिक्कत है? ध्यान सुनना, एक बात मैंने सोच के बताना जी। 120 लाख रुपए की मैंने मशीन ली, इट मींस इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, उसमें से 84 लाख मुझे मिल गया डेप्रिसिएशन, मतलब इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से मिल चुके हैं। या तो पहले बातें कर लो या समझ लो, दोनों में से एक ही काम होंगे जी। या तो पहले बातें कर लो या समझ लो। कोई बात नहीं, हम 5-10 मिनट रुक जाएंगे। आपकी बातें बहुत जरूरी हैं कि वैक्सीन सब लोगों तक कैसे पहुंचानी है, वैक्सीन कैसे कैसे लगेगी, ये सारी बातें कर रहे हो ना आप। इधर देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन गलत करके आए हो सर, और एग्जाम में आप गलती करके आओगे। चेक करना, 120 लाख की मशीन ली, इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, 84 लाख मिल गया डेप्रिसिएशन, इतने पैसे मुझे मिल चुके हैं, मतलब बैलेंस मुझे गवर्नमेंट से अभी यहां पे 36 लाख, मेरे ख्याल से 120 माइनस में 84 करूंगा तो 36 लाख मुझे गवर्नमेंट से और लेने हैं। ये बात ध्यान देना। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 120 लाख रुपए लेने थे, 84 लाख मुझे मिल चुके थे, और 36 लाख मुझे गवर्नमेंट से और लेने हैं। अब अगर 36 लाख मुझे गवर्नमेंट से और लेने हैं, अब तीसरे केस में रिकवरी कितनी हो रही है? रिकवरी हो रही है 150 लाख रुपए। अब देखना आपने गलती की कहां है। आप खुद मैसेज करोगे, अभी चैट बॉक्स में खुद मैसेज करोगे, सर गलती हो गई, अगली बार गलती नहीं करेंगे। मुझे गवर्नमेंट से 36 लाख रुपए लेने हैं और 150 लाख की रिकवरी हो गई, तो सर कितनी ज्यादा रिकवरी हो गई? 150 में से अगर मैं 36 लाख माइनस करूंगा तो 114 लाख रुपए, 114 लाख रुपए ज्यादा मुझे रिकवरी हो चुकी है। अब 114 लाख रुपए जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, इधर देखो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, 114 लाख के ना आप 2 टुकड़े करोगे, जिसमें 30 लाख रुपए तो टैक्सेबल करोगे कैपिटल गेन, जिसमें 30 लाख रुपए टैक्सेबल करोगे कैपिटल गेन।
सर 30 लाख रुपए कैपिटल गेन क्यों? क्योंकि जो भी रिकवरी कॉस्ट से ज्यादा होगी वो तो सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, सेक्शन 50A। मैंने कल भी कहा था कि अगर आपका सेल प्राइस, अगर सेल प्राइस आपकी कॉस्ट से भी ज्यादा है, अगर सेल प्राइस तुम्हारा कॉस्ट से भी ज्यादा है तो एक्सेस रिकवरी होगी वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। तो 150 माइनस 120, 30 लाख रुपए कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो गया, बात खत्म करो। अब बच्चा कहता है ठीक है सर, इसमें से अगर 30 लाख रुपए माइनस करेंगे, 114 में से 30 माइनस करेंगे, कैपिटल गेन जो 84 लाख की बैलेंस रिकवरी बची है ये टैक्सेबल कौन करेगा पीजीपी के अंदर? ये कौन करेगा जी? किसी बच्चे ने नहीं की। हर रटने वाला बच्चा बस एक बात लिख के आ गया कमेंट बॉक्स के अंदर, बच्चा कह रहा है सर 30 लाख रुपए कैपिटल गेन, 30 लाख रुपए कैपिटल गेन, 30 लाख रुपए कैपिटल गेन, सबने सेम आंसर लिखा। मेरा मन कर रहा था जब मैं आपके आंसर देख रहा था कि अगर आप मेरे घर में रहते, अगर सच्ची में आप मेरे फैमिली के मेंबर होते, वैसे आप सच्ची में ही हो, बट अगर ओरिजिनल वाले अगर मेरे घर में रहते, मैं कान पकड़ के सुधारता कि आपने क्या किया भाई। इतना तो अधिकार मेरा आपके ऊपर है ना सर। अब मुझे नहीं पता आपको मेरा गुस्सा कैसा लगता है सर, ये गुस्से के अंदर भी प्यार है आपको सुधारने का, कि ताकि आप एग्जाम में गलती ना करके आओ। और ये गुस्सा ऐसे नहीं है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं भाई आपसे नाराज, गुस्सा का मतलब ये है कि आप आगे से गलती ना करो सर, क्योंकि मुझे गलती बर्दाश्त नहीं है, एग्जामिनर को तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब आपने ये तो देख लिया कि सर कोस्ट से ऊपर की रिकवरी है, बाकी जो जितना आपका कोस्ट से मतलब कोस्ट तक 120 लाख है उसकी भी तो रिकवरी बन रही है ना। आप मुझे एक बात बताओ, 120 में से 84 माइनस किए, 36 लाख रुपए लेने हैं, 150 लाख रुपए की सेल है, 114 लाख रुपए की एक्सेस रिकवरी है, आपने 30 लाख रुपए कैपिटल गेन में टैक्सेबल कर दिए, जो बैलेंस 84 लाख हैं वो टैक्सेबल कहां पे होंगे? पीजीपी के अंदर एज ए बैलेंसिंग चार्ज। सर आपको थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी माइंड होता ना, थोड़ा सा यूज करना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा खत्म हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आप माइंड यूज करते, आप खुद देखते जब केस नंबर 2 जहां पे सेल प्राइस आपका WDV से ज्यादा है, जहां सेल प्राइस आपका WDV से ज्यादा है वहां आपने बैलेंसिंग चार्ज निकाल दिया, जहां सेल प्राइस आपका कॉस्ट से भी ऊपर है वहां आपने कैपिटल गेन तो निकाल दिया, बिजनेस इनकम कौन निकालेगा? बच्चा कह रहे हैं हाँ सर ये बात तो याद ही नहीं में, यही बात आप गलती करके आए हो और यही एग्जाम में गलती होती है आपसे। रटने वाला बच्चा आप ध्यान देगा जी, मेरी फैमिली का रटने वाला बच्चा ध्यान देगा जी। अब जितने रटने वाले बच्चे ध्यान दें, बहुत ध्यान सुने, बातें नहीं। एक मिनट रुको, बच्चा कह रहा है एक बार दोबारा समझा दो, एक बार दोबारा समझा दूंगा, पहले सुनना मेरी बातों को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहले सुनो मेरी बातों को। अगर सेल प्राइस तुम्हारा WDV से कम है, हेलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अगर सेल प्राइस तुम्हारा WDV से कम है फिर तो जो डिफरेंस होगा दैट इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगर सेल प्राइस तुम्हारा WDV से कम है फिर तो जो डिफरेंस होगा वो होगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ये बात क्लियर है? अगर सेल प्राइस तुम्हारा WDV से ज्यादा है बट कॉस्ट से कम है, मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अगर सेल प्राइस तुम्हारा WDV से ज्यादा है बट कॉस्ट से कम है तो फिर जो डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर एज ए बैलेंसिंग चार्ज। बट अगर सेल प्राइस तुम्हारा कॉस्ट से भी ज्यादा है, अगर सेल प्राइस तुम्हारा कॉस्ट से भी ज्यादा है तो कॉस्ट से ऊपर वाली रिकवरी कैपिटल गेन में और कॉस्ट तक का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो टैक्सेबल करोगे पीजीपी के अंदर एज ए बैलेंसिंग चार्ज। तो बस सर ये बात ध्यान देना कि आपने सारा कुछ सही किया था बट आपने केस नंबर 3 में गलती कर दी थी जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर इसको थोड़ा सा क्लियर लिख के दिखा दो। क्लियर का मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा क्लियर लिख के दिखा देता हूं, आप भी अगर नोट करना है तो नोट कर लेना। 120 लाख रुपए यहां थे, ये लिख दूं कि मुझे टोटल गवर्नमेंट से लेने हैं, क्योंकि जब मैंने 120 लाख की एसेट परचेज की, गवर्नमेंट ने क्या कहा वापस करेंगे बट इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, एक साथ वापस नहीं करेंगे। तो 120 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं और गवर्नमेंट मुझे कैसे अलाउड करेगी डेप्रिसिएशन? 7 साल में 84 लाख का मैंने क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन, मतलब इतने मुझे मिल चुके हैं, इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से मिल चुके हैं, हर साल डेबिट कर करके इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से मिल चुके हैं। फिर मुझे और गवर्नमेंट से कितने लेने हैं जी? 36 लाख रुपए। ये गवर्नमेंट से और लेने हैं, ये गवर्नमेंट से और मुझे लेने हैं भी, ये गवर्नमेंट से मुझे और अभी लेने हैं। अब 36 लाख रुपए लेने हैं और सेल प्राइस मेरा है जी 150 लाख।
सॉरी, सेल प्राइस मेरा कितना है जी, 150 लाख है। अब अगर 150 लाख मेरा सेल प्राइस है, माइनस में 36 लाख, तो 114 लाख रुपए एक्सेस रिकवरी। 114 लाख रुपए एक्सेस रिकवरी हो गई जो टैक्सेबल करनी है। अब ये टैक्सेबल करनी कैसे है, इस 114 लाख के दो टुकड़े करे मैंने। एक तो 150 माइनस में 120 जो कोस्ट से ऊपर है, ये 30 लाख रुपए कैपिटल गेन, ये 30 लाख रुपए कैपिटल गेन। और 120 में से अगर मैं 36 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 36 मुझे गवर्नमेंट से लेने, तो ये जो बैलेंस मेरे बचेंगे 84 लाख, ये टैक्सेबल हो जाएंगे बैलेंसिंग चार्ज, पीजीबीपी के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएंगे। इस तरह से निकालते हैं मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे स्ट्रॉबेरी, मेरे क्या नाम है खरबूजा, मेरे तरबूज कलर के बच्चे, मेरे आम कलर के बच्चे, सारे कलर के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जी। ओके रिपोर्ट है, अब तो गलती नहीं करके आओगे। बच्चा कह रहा बिल्कुल नहीं करेंगे सर, ठीक है। इस तरह से आंसर निकालना है। ये पॉइंट आप भूल गए थे, और ये मत कहना कि सर छोटी सी ही तो गलती थी। उनसे पूछना जिनका एक नंबर भी कम आता है। सही बता रहा हूं सर, उनसे पूछना जिनका एक नंबर भी कम आता है, उनसे पूछो एक नंबर की वैल्यू क्या होती है जी, ठीक है। तो हमें एक नंबर भी नहीं छोड़ना, हम जो रिवाइज करेंगे अच्छे से रिवाइज करेंगे, बस ये पर ध्यान देना जी, ठीक है। यहां तक दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं पक्का पक्का। चलो अच्छा, अब कई बच्चे जीएसटी के लाइव सेशन में भी आना कम हो गए हैं जी। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अगर लाइव सेशन में ऐसे ऐसे बच्चे कम होंगे, मैं उसको पब्लिक करना बंद कर दूंगा। क्योंकि सर मैं आपके लिए लाइव आता हूं, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड भी तो करके डाल सकता हूं कि चलो अपना बाद में देखते रहना। मैं लाइव क्यों आता हूं, क्योंकि लाइव होने से इंटरेक्शन बढ़ता है, आपस में बातचीत होती है, आपका इंटरेस्ट, और 1 घंटे का पता ही कहां लगता है यार। मतलब क्या 1 घंटा लाइव नहीं आ सकते आप मेरे लिए? तो अगर नहीं आओगे ना, देखना पाप लगेगा, फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैं आपके लिए अगर इतना कर रहा हूं तो आप मेरे लिए क्यों नहीं कर सकते। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 1 घंटा सामने लाइव बैठना, क्योंकि जो लाइव पढ़ने का मजा है ना, वो रिकॉर्डेड पढ़ने का मजा है ही नहीं, ये गारंटी है। तो अगर आप लाइव सामने बैठोगे, मैं आपकी कभी कभी चैटिंग पढ़ूंगा, कभी आप मुझे आंसर दोगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारी बातें करेंगे, उसका बहुत मजा आता है जी, ठीक है। तो वो काम आपने नहीं करना, कहीं आप लाइव सेशन छोड़ दो, ध्यान रखना फिर, ठीक है। चलो तो फाइनली अब जाके ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया जी। अब जाके लास्ट क्लास का होमवर्क जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं वापस आ रहा हूँ जी, इधर देखो ध्यान से। अब ये सेक्शन 1 बाय 1 एक बार चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं 43(1). 43(1) तो बिल्कुल सिंपल है जी, 43(1) एक्चुअल कॉस्ट का है। 43(1) हमारा है एक्चुअल कॉस्ट का। उसमें सिंपल सी बात लिखी है जी, जितने की भी आपने एसेट परचेज की होगी, जो भी आपने एसेट परचेज की होगी, चाहे वो कैश में चाहे वो इन काइंड में, टोटल वैल्यू जो होगी वो क्या बन जाएगी, इन मतलब सॉरी, आपकी टोटल वैल्यू जो होगी वो कॉस्ट बन जाएगी। उस पर आप क्या क्लेम कर लोगे, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे। एक बात मैंने सोच के बताना चाहिए, अब 43(1) में एक स्पेशल पॉइंट ये लिखा हुआ है, याद करो रेगुलर बैच, याद करो आपने कहीं से भी क्लासेस ली होंगी, वहां पे सर ने या टीचर ने आपको यह बताया होगा कि अगर आपने कोई भी कैपिटल खर्चा किया और वो कैपिटल खर्चा 10,000 तक है, और 10,000 तक अगर खर्चा है तो आप जैसे मर्जी पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कैपिटल खर्चे की आपने 10,000 से ज्यादा पेमेंट करनी है तो अकाउंट पे चेक, आगे बोलो क्या था, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई हो गया। अगर आप इनसे पेमेंट करोगे फिर तुम्हारी वैल्यू कॉस्ट का पार्ट बनेगी, नहीं तो वो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगी। बच्चा कहना चाह रहा है सर, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं, मान लो मैंने एक मशीन परचेज की 5 लाख रुपए की और मैंने पेमेंट की कैश में। अगर पहले पुराने 43(1) की बात करता हूं तो पुराने 43(1) में लिखा था जैसे मर्जी कैपिटल खर्चे की पेमेंट करो, तुम क्लेम कर लेना डेप्रिसिएशन। मतलब अभी तक लो में 10,000 रुपए की लिमिट रिवेन्यू खर्चे वाले केस में थी, कैपिटल खर्चे वाले केस में नहीं थी, बट 43(1) में लिख दिया। अब 43(1) ये बात कहना चाहता है कि अगर कोई बिजनेसमैन कैपिटल खर्चे पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है तो जो उसने उस पे खर्चा किया होगा उसकी पेमेंट की हो अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, या ऑनलाइन पेमेंट की हो। अगर आपने वैसे पेमेंट नहीं की होगी उतना हिस्सा तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और अगर कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा तो तुम्हें डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बस ये बात ध्यान देना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपने 5 लाख की मशीन परचेज की है, 5 लाख में से आप मुझे आंसर दोगे जी, सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे। आपने 5 लाख में से 2.5 लाख पेमेंट कर दी कैश में, 2.5 लाख पेमेंट कर दी अकाउंट पे चेक से।
अब अगर 2.5 लाख पेमेंट की कैश में और 2.5 लाख पेमेंट के अकाउंट पे चेक से, तो डेप्रीसिएशन आप 5 लाख पे क्लेम नहीं करोगे, 2.5 लाख पे क्लेम करोगे। जो आपने कैश में 2.5 लाख की पेमेंट की है वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगी। तो 43(1) में एक नया पॉइंट ऐड हुआ है जी। 43(1) ये बात कहना चाहता है, आज रटने वाला बच्चा इतनी बात ध्यान दे, पीजीपी के अंदर सिंपल सा लॉ ये है कि चाहे वो रिवेन्यू खर्चा हो चाहे वो कैपिटल खर्चा हो, प्लीज ध्यान सुना दी, चाहे वो रिवेन्यू खर्चा हो चाहे वो कैपिटल खर्चा हो, जब भी आपको पेमेंट करनी है 10,000 से ज्यादा तो अकाउंट पे चेक से करो, अकाउंट पे ड्राफ्ट से करो, ऑनलाइन पेमेंट करो। अगर आप पेमेंट करोगे इन तीनों को छोड़ के कैश में पेमेंट करोगे या बीरियर चेक से पेमेंट करोगे, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए उस केस में वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। और अगर रिवेन्यू खर्चा है वो तुम्हें अलाउड नहीं होगा, और अगर रिवेन्यू खर्चा अलाउड नहीं है और अगर कैपिटल खर्चा तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो इट मीन उस पर डेप्रीसिएशन तुम क्लेम नहीं कर पाओगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो 43(1) में ये पॉइंट आपका समझने वाला है कि अगर कैपिटल खर्चा भी आज हमें करना है तो 10,000 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 से अगर ऊपर पेमेंट करनी है तो मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी अगर मुझे डेप्रीसिएशन क्लेम करना है, नहीं तो डेप्रीसिएशन क्लेम करने में मुझे दिक्कत आएगी जी। क्लियर है बात? पक्का पक्का ओके है जी, आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। उसके बाद अब यहां पे आना जी। अब यहां पे एक बार चेक करो, सबसे पहला सेक्शन जो है दैट इज 35 AD, और इसको एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। एक बार समरी बुक खोल लेना जी, एक बार समरी बुक खोल लेना। ये आपके सामने है, दैट इज सेक्शन नंबर 35 AD। ये देखो आपके सामने है जी, सेक्शन नंबर 35 AD। पहली बात तो फाइनेंस एक्ट 2020 में इसमें एक अमेंडमेंट आई है। कोई बताएगा जिस बच्चे ने अमेंडमेंट क्लास देखी है, अगर किसी बच्चे ने अमेंडमेंट क्लास देखी है, कोई बताना चाहता हूँ 35 AD में अमेंडमेंट क्या है? 35 AD में एक सिंपल अमेंडमेंट आई है कि 35 AD जो है अब ऑप्शनल है। मतलब अगर 35 AD लेना है तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी है। पहले 35 AD एक जमाने में मैंडेटरी होता था, लेना ही पड़ता था, बट उसमें प्रॉब्लम आती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 35 AD अगर तुम ऑप्ट करोगे तब 35 AD मिलेगा, अगर तुम ऑप्ट नहीं करोगे 35 AD आपको नहीं मिलेगा। तो आपके एग्जाम में अगर बाई चांस MCQs बन गया कि भैया 35 AD क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, क्या है, तो आंसर क्या दे के आओगे? 35 AD अब ऑप्शनल है एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, ये अमेंडमेंट आ चुकी है। अब सुना ध्यान से, वैसे 35 AD में है क्या? याद करो 35 AD में टोटल मिला के सर आपके 14 बिजनेस आते हैं, और मैंने क्लास में भी कहा था इन 14 में से अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, इन बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, 100% खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा। और टोटल मिला के 14 बिजनेस हैं, उन 14 बिजनेस में सिंगल बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो 100% खर्चा P&L में डेबिट कर सकते हो, गवर्नमेंट करी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब याद करो, अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत क्लास ध्यान आ रही हो, मुझे फटाफट से उन बिजनेस के नाम ले दो जी। कोई बताना चाहता हो 35 AD में जो 14 बिजनेस है कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा है? कोल्ड चेन फैसिलिटी। याद करो गवर्नमेंट ने कहा था कोल्ड चेन फैसिलिटी ओपन करो, उस केस में 100% डिडक्शन मिलेगी। सेकंड कौन सा है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेकंड कौन सा है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो इन्वेस्टमेंट करोगे 100% डिडक्शन मिलेगी। तीसरा गवर्नमेंट कह रही है आपका, इसमें से देख देख के मत बोलो सर, इसमें से देख देख के मत बोलो, जो आपको क्लास में पढ़ा हुआ याद आ रहा है उसके वजह से आप बोलो। अगर आप यहां से देख देख के बोलोगे फिर गलत बात है, ठीक है। और कोई सीक्वेंस याद नहीं करना, टोटल 14 बिजनेस याद होने चाहिए, बात खत्म। बस मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं जी, याद करो जी। एक्ट में कैसा लिखा हुआ है, लॉ में कैसा लिखा हुआ है? सबसे पहले क्या आएगा? कोल्ड चेन फैसिलिटी। दूसरा क्या आएगा? एग्रीकल्चर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तीसरा क्या आएगा? हाउसिंग प्रोजेक्ट। याद करो हाउसिंग प्रोजेक्ट, और फिर मैंने कहा था हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर स्लम रिहेबिलिटेशन और स्लम रीडेवलपमेंट, एक तो वो था, और एक हाउसिंग प्रोजेक्ट था अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। हाउसिंग वाले दो केस थी, एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम वाला था और एक स्लम रिहेबिलिटेशन और स्लम रीडेवलपमेंट वाला था। उसके बाद ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए तो हो गया, कोल्ड चेन फैसिलिटी हो गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मिनिमम 100 पेशेंट बेड, हॉस्पिटल मिनिमम 100 पेशेंट बेड। फिर क्या था? प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन करोगे उस केस में 100% की डिडक्शन मिलेगी। फिर एक पॉइंट याद करो, मैंने कहा था पाइपलाइंस फॉर, याद करो पाइपलाइंस फॉर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन, उस केस में क्या मिलेगी? 100% की डिडक्शन मिलेगी। होटल्स मिनिमम 2 स्टार और अबव कैटेगरी, वहां पे भी 100% मिलेगा। उसके बाद फिर एक था वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, वहां पे कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। फिर बी कीपिंग और बीज वैक्स, वहां पे कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर तो हो गया,
हाँ, फिर एक था स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन ओर, उस केस में कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। फिर हमने कहा था आईसीडी और सीएफएस, जो इनलैंड कंटेनर डिपो हैं या कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, उस केस में कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। फिर कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, वहां पर भी कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, कितना क्लेम करोगे जी, 100% क्लेम करोगे। तो इन सब 14 बिजनेस में आप 100% की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बस ये बात ध्यान देना जी। अब एक बार चेक कर लो, अब मैं आपको यहां से पढ़वाता हूं, एक बार देखो जी फटाफट से क्या लिखा है। सबसे पहला जी कोल्ड चेन फैसिलिटी देखो जी, कोल्ड चेन फैसिलिटी कितना मिल गया, 100%। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना मिलेगा जी, 100% मिलेगा। देखो जी पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस के लिए पाइपलाइन कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। होटल मिनिमम 2 स्टार और अबव कैटेगरी कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। हॉस्पिटल मिनिमम 100 पेशेंट बेड कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर स्लम रीडेवलपमेंट कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम कितना मिलेगा, 100%। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर कितना मिलेगा जी, 100%। और उसके बाद ये इनलैंड कंटेनर और कंटेनर फ्रेट स्टेशन मतलब आईसीडी और सीएफएस कितना मिलेगा, 100%। बी कीपिंग प्रोडक्शन ऑफ हनी और बीज बैग्स कितना मिलेगा, 100%। और फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर कितना मिलेगा, 100%। पहले उसका कौन सा हो गया, स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन और कितना मिलेगा, 100%। और फिर सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन की मैन्युफैक्चरिंग, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन क्या होते हैं, जो आपके मोबाइल में सिम होता है उसके पीछे जो गोल्डन कलर की चिप होती है, उस चिप को बनाने की कंपनी, गवर्नमेंट करे उस चिप को जो भी कंपनी बनाएगी उस कंपनी को हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेगी 100% की डिडक्शन दे देंगे, बस ये बात ध्यान देना। और फिर लास्ट में क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर आप करते हो, मतलब रोड बनाते हो, ब्रिज है, हाईवेज हैं, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, पोर्ट हैं, अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिडक्शन मिलेगी 100% की, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर इन 35 AD में, प्लीज ध्यान सुना जी, अगर इन 35 AD में 14 में से अगर कोई पर्सन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा वो 100% की डिडक्शन क्लेम कर सकता है, बस ये बात ध्यान देना जी। इन 14 में से, मैं दोबारा बोलूंगा, इन 14 में से अगर कोई बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा वो 100% की डिडक्शन क्लेम कर सकता है, बस ये बात ध्यान देना जी। अब ये 14 बिजनेस के नाम आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं जी। जितने बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे हैं, हर बच्चे का हाथ अब वहां पे चैट बॉक्स में चलना चाहिए और हर बच्चा 14 बिजनेस के नाम अपने दिमाग से लिखेगा, यहां से बिना देखे जी, ठीक है। यहां से मैं हटा रहा हूं, आप 14 बिजनेस का नाम खुद कोशिश करो याद करने की और लिखना स्टार्ट करो जी। पूरे 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। मैंने बातें करने को नहीं बोला, मैंने कहा है उन 14 बिजनेस के नाम लिखो जी, क्योंकि हर बच्चे को 14 बिजनेस याद होने चाहिए। एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो 35 AD में कवर हैं या कवर नहीं है। अब क्वेश्चन सोल्व ही तब कर पाओगे अगर 14 के 14 बिजनेस आपको याद होंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। लो जी, कई बच्चों ने लिखने स्टार्ट कर दिए हैं और कई बच्चे कह रहे हैं हम अपने हाथ क्यों थकाएं सर, हम नहीं लिख सकते सर, सॉरी सर, आप बोलते रहते हो, हम सुनते रहते हैं, लिखने वाला काम हमारा नहीं है। लिखो फटाफट से लिखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मैं कूद के जान दे दूंगा, ध्यान रखना यहाँ से, फिर मत कहना कि विवेक सर ने जान दे दी यहाँ से कूद के। जल्दी लिखो फटाफट से, नहीं 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड। चैट बॉक्स चल रहा होना चाहिए सर, चैट बॉक्स चल रहा होना चाहिए, फटाफट से 30 सेकंड बचे, 25 सेकंड बचे हैं। जब हर बच्चा 14 बिजनेस के नाम लिखेगा अपने माइंड से, देख के नहीं, अपने माइंड से। अगर कोई देख के लिख रहा है तो कोई फायदा नहीं है जी, कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर 14 में से 10 नाम भी याद आ रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर 14 में से कोई नाम याद ही नहीं आ रहा ना, फिर तो महान नालायक हो, फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता जी। लो जी, हो गए जी, 10 सेकंड बचे हैं। वैसे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बच्चों ने अपने बिजनेस के नाम लिखने स्टार्ट कर दिए हैं और हो चुके हैं, कईयों के तो कंप्लीट। 14 बिजनेस के नाम हो चुके हैं। इन 14 बिजनेस में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको डिडक्शन 100% की मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना जी। ये आपका 35 AD का सेक्शन है जी, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और ध्यान देना, जो 35 AD में आप जो भी एसेट परचेज करते हो उसमें आपका 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 8 साल का क्या होता है, लॉक इन पीरियड, मतलब 8 साल से पहले आप वो एसेट नहीं बेच सकते या किसी दूसरे बिजनेस में आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे बिजनेस में यूज करोगे
8 साल से पहले तो जो आपको डिडक्शन मिली थी वो सारी की सारी डिस अलाउड हो जाएगी, बट हाँ जितना आपको डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए था उतना क्लेम करने के बाद वो सारी आपके हाथ में डिसअलाउड हो जाएगी। मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं, इधर सुना ध्यान से। मान लो 35 AD में मैंने होटल के लिए एक बिल्डिंग ली, होटल के लिए एक बिल्डिंग परचेज की, या मैंने मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, और इस बिल्डिंग की कॉस्ट मेरी है, जो बिल्डिंग पर मेरा खर्चा हुआ 100 लाख रुपए हुआ। अब जब मेरा 100 लाख रुपए खर्चा हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, होटल है कम से कम 2 स्टार है, तो ऐसा करो 100 के 100 लाख रुपए P&L में डेबिट कर लो। मैंने डेबिट कर लिए। 3 साल के बाद ये बिल्डिंग मैंने बेच दी, या 3 साल के बाद इस बिल्डिंग को ना मैंने होटल की बजाय कहीं और यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर 3 साल के बाद मैंने यूज करना स्टार्ट किया तो 100 लाख रुपए मैंने P&L में डेबिट किया था, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इसको हटाओ, क्योंकि हमने 100 लाख रुपए ये सोच के डेबिट किया था कि तुम इसको होटल में यूज करोगे। अब तुम होटल में यूज नहीं कर रहे, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। सर कितने साल तक, 8 साल तक। मतलब 8 साल तक अगर तुम होटल में यूज कर रहे हो, 8 साल के बाद अगर यूज करना बंद कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं 8 साल का कम से कम लॉक इन पीरियड है, यह बात ध्यान देना। अब अगर 3 साल के बाद आपने कहीं और यूज करना स्टार्ट कर दिया या सेल कर दिया, तो पहली बात तो जो रिकवरी होगी वो टैक्सेबल होगी PGP के अंदर, और दूसरी बात ये जो आपको 100 लाख की डिडक्शन मिली है इसमें से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन कितना। एक बात बताना जी, एक बात बताना, अगर मेरी एसेट 35 AD में कवर ना होती, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे आप मुझे आंसर दोगे, अगर मेरी एसेट 35 AD में कवर ना होती तो मैं क्या क्लेम करता, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो क्लेम करता ना। सर अगर 35 AD में कवर ना होती मैं नॉर्मल क्या क्लेम करता, डेप्रिसिएशन। बट जब मैंने 35 AD क्लेम किया होगा तो क्या मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट कह रही विवेक इन 3 साल का तेरा जितना डेप्रिसिएशन तेरे को बनता, जो तुझे मिलता, उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस वैल्यू होगी वो तुझे डिसअलाउड करनी पड़ेगी, वो तुझे टैक्सेबल करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि एग्जाम में आपको मैं दिखाऊं, देखो आपके समरी बुक में दिया होगा जी, ये पॉइंट देखो, ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन क्लेम अंडर सेक्शन 35 AD शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर द मिनिमम 8 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन। इफ इट इज यूज फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस विद इन 8 ईयर देन फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल होगा, जितनी आपने डिडक्शन क्लेम की थी पहले तो वो लिख लो, माइनस में डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउड इफ सेक्शन 35 AD नॉट देयर। अगर 35 AD ना होता तो मैं कितना डेप्रिसिएशन अभी तक क्लेम कर लेता, वो माइनस करके बैलेंस जो होगा वो आपके बिजनेस की इनकम होगी, ये बात ध्यान देना। बट गवर्नमेंट कह रही है ये वाला पॉइंट उस कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है जो कौन सी कंपनी है, बीमार कंपनी। अगर कंपनी ही बीमार है फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सा मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है जी, अगर आपने 8 साल से पहले, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन जाएगा कि 35 AD में जो एसेट्स है उसमें कितने साल का लॉक इन पीरियड है, 8 साल का। कितने साल से पहले, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने साल से पहले वो 35 AD वाली एसेट आप नहीं यूज कर सकते कहीं और पे, 8 साल तक। 8 साल के बाद करोगे चलेगा, 8 साल से पहले करोगे तो जो आपको डिडक्शन मिली थी उसको हमें डिसअलाउड करना होगा, बट सारी नहीं, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक बात और सुनो ध्यान से, एक बात और सुनो, याद करो क्लास में जी, याद करो क्लास में आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि 35 AD के बिजनेस से, प्लीज ध्यान सुनना चाहिए, 35 AD के बिजनेस से जो भी लॉस आता है उस लॉस को 35 AD के बिजनेस की इनकम से ही खत्म करते हो, और अगर खत्म नहीं होगा तो अगले साल भी 35 AD की बिजनेस की इनकम से खत्म होगा। कितने साल तक आगे जाएगा जी, कोई बताना चाहता हो कितने साल तक, इनफिनिटी लाइफ। मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी अगर 35 AD के बिजनेस का कोई भी लॉस होगा उसमें कोई 8 साल नहीं, कोई 4 साल नहीं, इनडेफिनेट लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे 8 साल 4 साल की लिमिट नहीं है, इनफिनिटी लाइफ तक तुम आगे लेके जा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है जी। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद एक पॉइंट 35 AD में और याद करने वाला है, अगर आप 35 AD क्लेम कर लेते हो, अगर कोई पर्सन 35 AD क्लेम कर लेता है तो चैप्टर 6A हेडिंग C की डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। अगर आप 35 AD क्लेम कर लेते हो, चैप्टर 6A हेडिंग C की डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। एक बच्चा कहता है भाई क्या चल रहा है,
ये हमने, ये तेरे को याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी ऐसा हमने कुछ किया था। याद कैसे आएगा सर? जब कभी याद करने के लिए पता क्या करना होता है, नोट्स एक बार खोलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है बस क्लास खत्म कर दी और बैठ गए। कई बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं भाई ये चल क्या रहा है, ऐसा क्लास के अंदर पढ़ा था, एक बार नोट्स खोल के देख लेना, ये सारी बातें आपने क्लास में भी लिखी होंगी, इवन अगर आपने मुझसे क्लास ली है तो भी कहीं से ली होगी तो भी आपने लिखी होंगी। इधर सुना एक बात मुझे सोच के बताना। अब मैंने क्या बोला, अगर 35 AD क्लेम करोगे तो चैप्टर 6 से हेडिंग सी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अभी हेडिंग सी क्या है? 80 IA एक सेक्शन है डिडक्शन का, जो हमारे सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है, वो हमारे डिडक्शन में कवर नहीं होगा। मतलब 80C से लेकर 80U तक का बेनिफिट तो मैं क्लेम कर सकता हूं, बट जो हेडिंग सी है 80 IA की सीरीज जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। बस ये बात ध्यान देना। तो देखो आपका समरी बुक है, मैंने समरी बुक में लिखा हुआ है, यहां पे आपको दिखाता हूं। देखो ये मैंने क्या लिखा है, कहां पे गया, कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है, कहां, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, इफ द डिडक्शन 35 AD is claimed, then deduction under section 80 IA to 80 RRB and 10 AA deduction shall not be allowed। मतलब वो डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी। 80C से लेकर 80U तक वाली डिडक्शन मिल जाएंगी, 80 IA से लेकर 80 RRB और 10 AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर आपने इन 14 में से, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने इन 14 में से कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 100% की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अच्छा 35 AD कुछ एसेट्स पे नहीं मिलता, कोई बताना चाहता हो 35 AD कुछ एसेट पे नहीं मिलता। किस पे नहीं मिलता चेक करो जी। एक तो लैंड पे नहीं मिलता, उसके बाद जी गुडविल पे नहीं मिलता, और जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन पे नहीं मिलता। इनको छोड़ के आपकी कोई भी एसेट होगी उस पर आप 35 AD क्लेम कर सकते हो। तो आपके एग्जाम में MCQs क्या बन सकता है कि 35 AD इनमें से किन किन एसेट पे नहीं मिलता, पता हो गुडविल पे नहीं मिलता, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलता, और आपकी जो लैंड है, इन तीनों को छोड़ के आपकी जो भी एसेट्स होगी सब पे क्लेम कर लोगे, बट इन तीनों पे क्लेम नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और वही अगर 10,000 से ऊपर खर्चा है तो पेमेंट करोगे अकाउंट पे चेक से, अगर 10,000 तक खर्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 से ऊपर अगर अकाउंट पे चेक से पेमेंट करोगे, ड्राफ्ट से करोगे, ऑनलाइन करोगे, तभी डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जो बातें भी मैंने आपको बताई थी इससे पहले, वही सेम बातें यहां पर भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 35 AD था जी, जो हमने रिवाइज किया, ठीक है। बस इसके अंदर मेन पॉइंट कौन से हैं? एक तो 14 बिजनेस याद करना, इसके लॉस इन्फिनिटी लाइफ तक आगे जाएंगे, ये याद करना। उसके बाद 35 AD में लॉक इन पीरियड 8 साल का है, ये याद करना। फिर ये याद करना अगर ये क्लेम करोगे तो चैप्टर 6 से हेडिंग सी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये याद करना। और किन किन एसेट पर नहीं मिलेगा, लैंड पर नहीं मिलेगा, गुडविल पर नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर नहीं मिलेगा, ये याद करना। बाकी सारी बातें नॉर्मल है, बट ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब जाके 35 AD को हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि यस ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अब आगे बढ़ सकते हैं। लो जी अब सुना ध्यान से, अब प्लीज बातचीत नहीं। अब जो मैं सेक्शन करवाने जा रहा हूं ना, कई सेक्शन अब हम एक साथ करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि आज जो हमारा टारगेट था वो टारगेट पूरा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और ध्यान देना जी, अब आने वाली 1 या 2 क्लास PGBP की मेरी 1.5 या 2 घंटे की भी हो सकती है जी, क्योंकि हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं। आज 9 तारीख है और 9 तारीख का मतलब वेडनेसडे है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे संडे हमारा PGBP किसी भी हालात में खत्म हो जाए। मतलब संडे हम कोशिश करेंगे PGBP खत्म हो जाए, ताकि मंडे से फिर जो आपके छोटे मोटे टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल रिटर्न, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ वाला हो गया, मैट हो गया, AMT हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, उसकी भी हमें रिवीजन करनी है। तो संडे टारगेट लेके चल रहे हैं कि संडे को अगर क्या पता मेरी रिवीजन क्लास आती है तो वो 1.5 या 2 घंटे की भी हो सकती है। क्यों? हमें PGBP पूरा रिवाइज करना है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं सर, प्लीज आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप मेरी बात मानते हो, मुझे कुछ मानते हो, जितने प्रोविजन हमारे अभी बचे हैं उसको एक बार पहले घर से खुद पढ़ के आना। क्योंकि सर इतना टाइम पता क्यों लग रहा है? आपने पहले सही ढंग से पढ़े नहीं हुए, तभी समझाने में टाइम लग रहा है, तभी रिवीजन में टाइम लग रहा है। अगर एक बार आप पहले पढ़ के आओगे, अगर मैं थोड़ी स्पीड फास्ट भी लेके चलूंगा ना, तो भी आप मेरी स्पीड को पकड़ पाओगे। बट अगर पहले कुछ पढ़ा ही नहीं, आप ये सोच के बैठो चले विवेक सर रिवीजन करा ही रहे, वहीं पढ़ लेंगे, वो सबसे गलत बात है जी।
तो प्लीज ये बात ध्यान देना जी, जो भी हम बातें यहां पे कर रहे हैं उसके बेस पे काम चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है जी? चलो जी, इधर देखो ध्यान से जी। अब यहां पे ना, अब जो मैं प्रोविजन कराने जा रहा हूं, ये सारे प्रोविजन एक साथ कंप्लीट करेंगे। एक तो 35 ABB, 35 ABA और एक 41(3), ये तीनों प्रोविजन जो हैं हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। इधर सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान सुना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इधर देखो, गलती करने के लिए तैयार हो जाओ जी, गलती करने के लिए अब तैयार हो जाओ। एक बात मुझे सोच के बताना जी, एक बात सोच के बताना। ये मिस्टर एक्स है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है जी। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, ये बिजनेसमैन है। अब प्लीज ध्यान सुनना जी। अब अगर ये मिस्टर एक्स बिजनेसमैन है, इसके ना दो बिजनेस हैं, इसके दो बिजनेस हैं। एक तो साइंटिफिक रिसर्च वाला बिजनेस है और एक अदर बिजनेस है। जो बच्चे नहीं समझना चाहते सेशन से जा सकते हैं जी, कोई बात नहीं। अगर वो डिसलाइक करेंगे तो भी चलेगा, बट बीच में कंफ्यूजन कोई क्रिएट नहीं करेगा और बीच में बातें कोई नहीं करेगा जी। क्योंकि ये जो मैं कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं, हर अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन बनता है और आप कहते हो क्वेश्चन पता नहीं कहां से बन गया। और अगले आने वाले जितने अभी हमारे कितने अगले आने वाले जो भी मेरे 15 से 20 मिनट है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है जी। तो कोई बातचीत नहीं करेगा यहां पे, सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक बिजनेस मैन, उसके दो बिजनेस हैं, एक तो साइंटिफिक रिसर्च वाला और एक अदर वाला। आप एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। अब मैंने साइंटिफिक रिसर्च वाले बिजनेस में ना, साइंटिफिक रिसर्च वाले बिजनेस में एक मैंने एसेट परचेस की और मैंने कैपिटल खर्चा किया 100 लाख का। क्या मेरी क्लास में कोई सिंगल बच्चा ऐसा है, क्या मेरी क्लास में कोई सिंगल बच्चा ऐसा है जो ये बता दे कि अगर मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई कैपिटल खर्चा किया तो मैं कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं जी? मतलब क्या इस 100 लाख पर मैं डेप्रीसिएशन क्लेम करूंगा या 100% खर्चा मुझे अलाउड होगा? सोच समझ के बोलना जी। क्या इस 100 लाख पर मैं डेप्रीसिएशन क्लेम करूंगा या खर्चा 100% अलाउड होगा? खर्चा 100% अलाउड होगा 3514 के अंदर। सर 3514 में क्या लिखा है कि अगर कोई कैपिटल खर्चा साइंटिफिक रिसर्च के लिए होगा आप पूरी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो 100% खर्चा होगा। मतलब पीएनएल के डेबिट में यहां 100 लाख रुपए मैं डेबिट कर लूंगा। यह बात ध्यान देना चाहिए। चलो जी, 100 लाख रुपए डेबिट हो गए, 100 लाख रुपए डेबिट हो गए। अब आगे चलते हैं। अब मैंने 100 लाख रुपए डेबिट कर लिए, सारा खर्चा मुझे अलाउड हो गया 3514 में, काम हमारा हो गया। 3 साल के बाद ये साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट जो है, इस एसेट को ना मैंने सेल कर दिया 70 लाख रुपए का। 3 साल के बाद इस एसेट को मैंने 70 लाख रुपए का बेच दिया। मैंने आपने दूसरे, ध्यान सुना, मैंने दूसरे बिजनेस में यूज नहीं किया। अगर मैं चाहता इसको दूसरे बिजनेस में यूज कर सकता था तब क्या होता वो भी केस देखेंगे। बट अभी मैंने क्या बोला कि साइंटिफिक रिसर्च वाला बिजनेस है, 100 लाख रुपए की एसेट है, 3 साल मैंने यूज किया, 3 साल के बाद 70 लाख रुपए की ये एसेट मैंने बेच दी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैंने 70 लाख की एसेट बेची है, सोच समझ के बोलना, क्या ये मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी? नहीं होगी, बिल्कुल टैक्सेबल होगी। किस साइड में होगी? गवर्नमेंट कहते हैं पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी। आप में से कई बच्चे पता क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन, क्योंकि उनको क्या लगता है एसेट को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल गेन होगा। सर कैपिटल गेन तब होगा अगर रिकवरी कॉस्ट से भी ज्यादा होती है, और 100 लाख मेरी कॉस्ट है, 70 लाख की रिकवरी है, तो कैपिटल गेन तो हो ही नहीं सकता। याद करो सर, आज जो हमने आते ही हमने क्वेश्चन किया, होमवर्क किया, उसके अंदर मैंने कहा भी था कि अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी कॉस्ट से भी ज्यादा होगा फिर कैपिटल गेन होगा। बस ये बात ध्यान देना। तो अगर मैंने 100 लाख की एसेट ली थी साइंटिफिक रिसर्च के लिए और 70 लाख की सेल कर दी, तो साहब अगर 70 की सेल की है तो 70 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे पीजीपी के अंदर। और आपको मैं याद करवा दूं, एक मैंने कहा था ना सेक्शन 41 होता है, याद करो 41 होता है। 41 में क्या लिखा होता है? बीजीपी की फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर मैंने कहा था 41 में क्या लिखा होता है कि जो खर्चा पहले अलाउड हो चुका था उसके बाद उसकी रिकवरी हो रही है, वो रिकवरी टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। एक बात बताना, जो आपको 100 लाख रुपए अलाउड हो चुके थे, अब 70 लाख रुपए की रिकवरी हो रही है, तो क्या ये रिकवरी कैपिटल गेन में टैक्सेबल करूंगा या पीजीपी के अंदर? पीजीपी के अंदर। तो ये जो आपके 70 लाख रुपए हैं
सेक्शन 41(3) ये बात कहता है कि ये रिकवरी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी पीजीपी के अंदर, बस ये बात ध्यान देना। अब वंदना कहती, क्या नाम आपका? आकांक्षा। आकांक्षा कहती सर अगर यहां पे मान लो ये एसेट आप 120 लाख की बेचते तो क्या होता? अगर एसेट आप 120 लाख की बेचते तो 20 लाख रुपए फिर कैपिटल गेन होता और 100 लाख रुपए पीजीपी होता, बस ये बात ध्यान देना। मतलब सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, सिंपल सी बात कह रहा हूं, एक लाइन ध्यान रखना, एक लाइन ध्यान रखना। अगर कोई खर्चा मुझे पहले अलाउड हो चुका है, अगर कोई खर्चा मुझे पहले अलाउड हो चुका है, उसके बाद उसकी रिकवरी हो रही है, वो रिकवरी टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर, बट उस एक्सटेंट तक टैक्सेबल होगी जहां तक मुझे वो अलाउड हुआ था। उसके बाद की जो भी रिकवरी होगी वो टैक्सेबल मैं कैपिटल गेन में करूंगा सर, पीजीपी के अंदर नहीं करूंगा। जो रिकवरी कॉस्ट से ऊपर होगी वो पहले भी कैपिटल गेन में थी, आज भी कैपिटल गेन में है, बस ये बात ध्यान देना। तो साहब सिंपल सा मुद्दा ही निकल के आ रहा है, सिंपल सा मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि अगर आपकी रिकवरी कॉस्ट से भी ज्यादा है तो कैपिटल गेन में होगी, अगर रिकवरी कॉस्ट तक होगी वो टैक्सेबल कहां पर होगी? पीजीपी के अंदर, बस ये बात ध्यान दीजिए। मेरी बातें समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब यहां पे आप एक बार चेक कर लेना जी, कई सारे बच्चों ने डाउट सेशन में मुझसे होमवर्क के अंदर बोलो पूछे थे डाउट, ये वाले साइंटिफिक रिसर्च वाले, मैंने कहा था पीजीपी के बाद डिस्कस करेंगे। अब देखो वही पॉइंट आ गया कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया साइंटिफिक रिसर्च का, उसमें आपने एक मशीन परचेज की, कुछ साल के बाद वो मशीन आपने बेच दी है, तो जो भी आपने बेची होगी वो रिकवरी सारी टैक्सेबल कहां पे करेंगे? पीजीपी के अंदर। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? वंदना कहती सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मशीन आपने डायरेक्टली बेची ना हो, इस मशीन को आप अपने इस बिजनेस में ले गए हो और फिर आपने आगे बेची हो। अब याद करो मैंने क्लास में भी कहा था, क्लास के अंदर मैंने कहा था कि अगर साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट अगर दूसरे बिजनेस में आप ले गए हो, अगर साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट आप दूसरे बिजनेस में ले गए हो, तो दूसरे बिजनेस में जाते ही ये क्या बन जाएगी? ब्लॉक का पार्ट बन जाएगी। क्योंकि सर दूसरे बिजनेस में क्या मिलता होगा? डेप्रिसिएशन। वहां पे क्या होगा? ब्लॉक ऑफ एसेट होगा। तो ये एसेट जो होगी किस में एंटर हो जाएगी? ये ब्लॉक ऑफ एसेट में एंटर हो जाएगी। और मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब कोई नई एसेट ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर एंट्री लेगी तो हम क्या करते हैं? ओपनिंग प्लस में परचेज, परचेज में क्या लिखते हैं? वैल्यू। आप मुझे बता देना अब जब ये वाली एसेट मेरे दूसरे बिजनेस के अंदर ब्लॉक के अंदर जाएगी, इसकी कॉस्ट मैं कितनी लूंगा? आंसर तो कोशिश करो सर, ऐसे घबराओ मत। बच्चा कह रहा है यार ये तो बड़े ऐसे घूम फिर के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले शाबा शाबा सब हो जाएगा। और अगर अभी समझ लोगे तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा कुछ नहीं होगा। ये क्लास तो यूट्यूब पे रहेगी, इसको बाद में भी आप देख सकते हो, बट अभी अगर समझ लोगे तो और बढ़िया होगा। एक बात सोच के बताना, आपने एक एसेट 100 लाख रुपए की थी, 100 लाख रुपए आप ऑलरेडी डेबिट कर चुके थे, और जब आप इसको इस बिजनेस में लेके जाओगे तो क्या इसकी कॉस्ट बनेगी या नील बनेगी? नील बनेगी ना सर। अब चेक करना, मेरे ख्याल से दिसंबर 20 का या जून 20 का पेपर में लिखा हुआ था कि अगर साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट को आप दूसरे बिजनेस में लेके जाते हो तो कॉस्ट कितनी बनती है? बच्चे को समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है, बच्चे को समझ नहीं आया क्वेश्चन है क्या सर। अगर थोड़ा सा माइंड यूज करते, भाई साइंटिफिक रिसर्च में एक एसेट थी, उसकी 100% की अगर आप डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, बाद में अगर दूसरे बिजनेस में लेके जाओगे तो कॉस्ट कितनी बनेगी? नील ही तो बनेगी। बच्चा कह रहा है नील क्यों बनेगी? मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, अगर 100% खर्चा आप पहले ही अलाउड कर चुके हो, अगर 100% कॉस्ट पहले ही अलाउड हो चुकी है तो फिर कितना बनेगा? नील तो बनेगा ना। तो यहां पे आपकी कॉस्ट कितनी बनेगी? नील। हाँ, जब वो फिर एसेट बेचेंगे तो सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा। पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी है? तो आपको मैं दिखाऊं, इधर देखो ध्यान से। अगर आपने 41(3) यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं पे 41(3) एक सेकंड रुको, देखना एक बार 41(3) अगर मिल जाए आपको, नोट्स में होगा तो जरूर। नोट्स में ना 41(3) एक बार देखना, सेक्शन 41(3) हमारा यही साइंटिफिक रिसर्च का है। एक मिनट देखना मेरे को अगर मिल जाए तो 41(3) ये तो 43 CA है, ये तो 32 है, ये कल वाले सेक्शन है। 41(3) यहाँ 50 है ये तो, ठीक है जी। उसके बाद ये 32 AD है, नहीं ये भी नहीं है,
चलो एक बार चेक करना, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इस नोट्स के अंदर ही होगा, एक 41.3 होगा, उसमें ही लिखा होगा कि अगर साइंटिफिक रिसर्च वाली ये सेट है, अगर कोई ये सेट साइंटिफिक रिसर्च में आपने यूज़ की है, अगर आप डायरेक्टली बेच दोगे, जो रिकवरी होगी टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर, अगर रिकवरी कोस्ट से भी ज़्यादा होगी तो वो कैपिटल गेन में होगी, कोस्ट तो की रिकवरी पीजीपी के अंदर होगी, अगर दूसरे बिजनेस में यूज़ करोगे तो अगर दूसरे बिजनेस में लेके जाओगे उसकी कॉस्ट बनेगी नील, क्योंकि ऑलरेडी आप 100% खर्चा पहले अलाउड कर चुके हो। हाँ, उसके बाद अगर बेचोगे तो फिर सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा, पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी है, वो सारी बातें एप्लीकेबल हो जाएंगी जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्शन 41.3 मैंने लिखा है ना, ये 41.3 इसी का ही है कि साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट अगर आप डायरेक्टली मार्केट में बेच देते हो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, वो 41.3 है जी। और 41.3 सिंपल सी ये बात कहता है कि जो रिकवरी हो रही है वो टैक्सेबल कर दो पीजीपी के अंदर, और अगर रिकवरी कॉस्ट से भी ज्यादा हो रही है फिर वो टैक्सेबल कहां पे करोगे, कैपिटल गेन में। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब बच्चा ये बात कहता है सर आपने कहा था कि ये 35A बेबी और 35A BA ये भी दोनों हमें साथ करने हैं। अब मैं इनके ऊपर आ रहा हूं, जी। इधर देखना ध्यान से, इधर देखना। अब ये सेक्शन क्या बोलते हैं उसके बारे में समझो, इसके बारे में समझो जी। एक बात मुझे सोच के बताना चाहिए, एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना, आपके फ़ोन में कौन सा सिम है, मतलब किसके नेटवर्क आ रहे हैं, वोडाफोन के, आइडिया के, जियो के, एयरटेल के, किसके, एक बार लिख के बताओ। घबराओ मत, मैं तुम्हारा कौन सा फ़ोन नंबर मांग रहा हूँ नालायक को, सिर्फ नेटवर्क ही तो पूछ रहा हूँ, सिर्फ नेटवर्क पूछ रहा हूँ, किसके नेटवर्क आ रहे हैं, एक बार सोच के बताओ। जियो, एयरटेल, अच्छा कई बच्चे एयरटेल भी हैं, कई बच्चे वोडाफोन भी बैठे हैं, कई ऐसा तो नहीं कहीं वो बैठे हो टाटा डोकोमो वाले, एक पहला था ना टाटा BSNL, उसके भी सिम है क्या कईयों के पास? नहीं, ऑलमोस्ट बच्चे जियो के हैं, एयरटेल के हैं और वोडाफोन के भी हैं काफ़ी बच्चे। इधर सुना ध्यान से, एक बात मुझे सोच के बताना। अब जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ रहे हैं, एयरटेल के हैं या जियो के हैं या वोडाफोन के हैं, कोई बताएगा ये नेटवर्क, मतलब नेटवर्क आते कैसे हैं? ये नेटवर्क आते हैं सैटेलाइट के थ्रू। प्लीज ध्यान सुनना चाहिए। अब जो मैं अगला सेक्शन करवाने जा रहा हूं ना, रिवीजन करवाने जा रहा हूं, 35A बेबी और 35A BA ये दोनों एक साथ करेंगे। ये दोनों कहते हैं कि अगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने लाइसेंस पर कोई खर्चा किया या स्पेक्ट्रम लेने पर कोई खर्चा किया, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इन दोनों सेक्शन के अंदर है। सर फॉर एग्जांपल मेरे फोन में जियो के नेटवर्क आ रहे हैं, ये नेटवर्क कैसे आ रहे हैं? सैटेलाइट के थ्रू। और ये सैटेलाइट कौन गवर्न करता होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिलायंस कंपनी ने क्या किया होगा, रिलायंस जियो ने क्या किया होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस परचेज किया होगा या स्पेक्ट्रम परचेज किया होगा। अब जो भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अगर लाइसेंस पर खर्चा कर रही है या स्पेक्ट्रम पर खर्चा कर रही है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें यहां पे डिस्कस करना है। अब जो मैं लाइसेंस की बात कर रहा हूं वो 35A बेबी है, अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं 35A BA है, दोनों का लिंक, दोनों का प्रोविजन सेम है। अब ये सेक्शन काम करता है, ये सेक्शन अब ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में खत्म हो चुका है, बट फिर भी अभी हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि जिन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है उसका बेनिफिट वो इसमें क्लेम करेंगे। अब जो नए स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं उसका बेनिफिट वो कहां क्लेम करेंगे? AB के अंदर क्लेम करेंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो ये वोडाफोन कंपनी है, ये वोडाफोन है, वोडाफोन कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 100 लाख रुपए का स्पेक्ट्रम लिया या लाइसेंस लिया, सैटेलाइट लिया, स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लिया। अच्छा, ये लाइसेंस मिलता होगा, क्या ये लाइसेंस पूरी लाइफ के लिए मिलता है या पर्टिकुलर ईयर के लिए? पर्टिकुलर ईयर के लिए, उसके बाद फिर दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है। मान लो वोडाफोन है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 लाख रुपए दिए और 10 लाख रुपए का लाइसेंस लिया, सॉरी 10 साल का लाइसेंस लिया। अब अगर 100 लाख रुपए देके 10 साल का लाइसेंस लिया, आप मुझे कोई बताएगा जी, जो लाइसेंस पर खर्चा हुआ क्या ये खर्चा रिवेन्यू है या कैपिटल है? सोच के बताना। जो लाइसेंस पे खर्चा हुआ क्या ये खर्चा रिवेन्यू है या कैपिटल है? ऑब्वियस सी बात है कैपिटल है। सर लाइसेंस का बेनिफिट मुझे 1 साल मिलेगा या आने वाले कई साल मिलेगा? आने वाले कई साल मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल खर्चा है। बट गवर्नमेंट कह रही है इस कैपिटल खर्चे पर डेप्रीसिएशन अलाउड नहीं होगा। जो भी किसी कंपनी ने लाइसेंस पर खर्चा किया होगा उसको अलाउड होगा, जितने साल का लाइसेंस मिला होगा उससे डिवाइड करके हर साल वो उतना क्लेम कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ये लाइसेंस मेरा 100 लाख रुपए का है और 10 साल की इसकी लाइफ है, तो हर साल 10-10 लाख रुपए P&L में डेबिट कर लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
तो सिंपल भाषा में ये निकल के आ रहा है कि भैया जब भी हमारे एग्जाम में लाइसेंस वाला क्वेश्चन बनेगा, जितनी कॉस्ट लाइसेंस की होगी, जितने साल का वो लाइसेंस होगा, लाइसेंस की कॉस्ट को उस ईयर से डिवाइड करके हर साल उतना खर्चा डेबिट कर देंगे। 35 ABB और 35 AB में ये लिखा हुआ है। अब होता क्या है, कई बार ना लाइसेंस कंपनी बीच में बेच देती है। मान लो रिलायंस कंपनी को लगा कि मैंने लाइसेंस लिया पूरे इंडिया का और 100 लाख रुपए का लिया है, तो मुझे लाइसेंस ना बीच में बेचना है। उसने क्या किया, ध्यान सुनो, उसने क्या किया, उसने 6 साल के बाद, ध्यान सुनना जी, 6 साल के बाद ये लाइसेंस बेच दिया। 6 साल के बाद लाइसेंस बेचा कितने का जी, 6 साल के बाद लाइसेंस बेचा 20 लाख रुपए। आपको कुछ याद आएगा जी, आपको भी कुछ याद आएगा। 6 साल के बाद लाइसेंस बेचा है 20 लाख का, 6 साल के बाद लाइसेंस बेचा है मान लो 60 लाख का, और 6 साल के बाद लाइसेंस बेचा है 120 लाख का। आपको कुछ याद आएगा लास्ट क्लास का, इवन जो आज मैंने होमवर्क किया ना उसका कुछ याद आएगा। सेम प्रोविजन है जी, सेम प्रोविजन है लाइसेंस वाले केस में, और जो हमने SLM वाले केस में किया, दोनों में सेम प्रोविजन है। एक बात में सोच के बताना जी, मैंने 100 लाख रुपए का लाइसेंस लिया था, गवर्नमेंट ने कहा था विवेक तुझे 100 लाख रुपए अलाउड करेंगे, कैसे, जितने साल का लाइसेंस होगा हर साल उतने तो डेबिट कर लियो। 6 साल मैंने लाइसेंस यूज किया, मतलब 60 लाख रुपए डेबिट हो चुके हैं। 100 लाख रुपए खर्चा किया, 60 लाख रुपए डेबिट हो चुके हैं। 40 लाख रुपए मुझे भी गवर्नमेंट से और लेने हैं, और मैंने लाइसेंस बेच दिया 20 लाख का। सोच समझ के बोलना जी। अब 40 लाख मुझे गवर्नमेंट से और लेने हैं, और अगर मैंने लाइसेंस 20 लाख का बेच दिया, याद करो SLM वाले केस में क्या नाम देते थे, टर्मिनल डेप्रीसिएशन, बट यहां पे ये नाम नहीं देंगे। यहां पे गवर्नमेंट कहती है अगर तेरा सेल प्राइस तेरी अनअमोर्टाइज कॉस्ट से कम है। ये कई बच्चे पता क्या बोल रहे हैं, WDV। सर ये WDV नहीं है। एक बात बताओ, SLM क्या था, डेप्रीसिएशन, ये क्या है, डिडक्शन है। कॉस्ट माइनस में डेप्रीसिएशन, दैट इज WDV। और अगर कॉस्ट माइनस में डिडक्शन, उसको बोलते हैं अनअमोर्टाइज कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो अभी तक हमारी अमोर्टाइज नहीं हुई। और ये अमोर्टाइजेशन और नॉन अमोर्टाइजेशन, ये वर्ड तो आपने पहले सुना होगा ना। अमोर्टाइज मींस क्या होता है, जो कॉस्ट मेरी खत्म हो गई। अनअमोर्टाइज मींस क्या होता है, जो कॉस्ट मेरी अभी खत्म नहीं हुई। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर 100 लाख में से 60 लाख ले लिए हैं, तो 40 लाख रुपए क्या है, दैट इज अनअमोर्टाइज कॉस्ट है। और अगर तेरा सेल प्राइस तेरी अनअमोर्टाइज कॉस्ट से कम है, तो जो डिफरेंस होगा ना उसको तू अलाउड कर लियो, P&L के डेबिट में करके डिडक्शन क्लेम कर लियो। मतलब इसको हम टर्मिनल डेप्रीसिएशन नाम नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने सिंपल कह दिया कि अगर तेरा सेल प्राइस तेरी अनअमोर्टाइज कॉस्ट से कम है, जो भी डिफरेंस होगा उसकी तू डिडक्शन क्लेम कर लियो, P&L के डेबिट में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी अनअमोर्टाइज कॉस्ट से ज्यादा है, मुझे गवर्नमेंट से 40 लाख रुपए लेने थे और 60 लाख मिल गए, 20 लाख एडिशनल मिल गए, दैट इज टैक्सेबल अंडर हेड PGBP। बट नाम बैलेंसिंग चार्ज नहीं होगा, नाम बैलेंसिंग चार्ज नहीं होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट टैक्सेबल अंडर हेड PGP। और अगर रिकवरी कॉस्ट से भी ज्यादा है, तो आपसे बढ़िया कौन जानता है, 20 लाख रुपए कैपिटल गेन में टैक्सेबल होंगे, और जो एडिशनल रिकवरी होगी वो टैक्सेबल कहां पर होगी, PGP। जो आज हमने एग्जांपल किया 100% सेम है। फर्क ये है कि वहां पे डेप्रिसिएशन का नाम है, यहाँ डिडक्शन का नाम है। वहां पे WDV है और यहाँ पे क्या बोलते हैं, अनअमोर्टाइज कॉस्ट। बाकी सारी बातें सेम है। तो मेरी पूरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे, जो लाइसेंस वाला केस है, लाइसेंस वाले केस में सेम वही ट्रीटमेंट करना होता है जो SLM वाले केस में है, बट नाम अलग अलग होता है। बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। पहली बात तो मुझे ये बताओ जी, अब मुझे चैट बॉक्स में हर बच्चा आंसर देगा जी। अब मुझे चैट बॉक्स के अंदर हर बच्चा आंसर देगा, अगर आपने लाइसेंस लिया 100 लाख रुपए का और लाइसेंस की लाइफ 10 साल की है, तो क्या मुझे 100 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज नो। क्या 100 लाख रुपए एक साल में अलाउड होगा? आंसर इज नो। कैसे अलाउड होगा? जितने साल का लाइसेंस होगा उतने साल से डिवाइड करके अलाउड हो जाएगा। क्या लाइसेंस बीच में सेल कर सकते हैं? आंसर इज यस। अगर मेरा सेल प्राइस मेरी अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट से कम है तो मैं क्या क्लेम कर लूंगा? डिडक्शन। अगर मेरा सेल प्राइस मेरी अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट से ज्यादा है तो टैक्सेबल कहां पे होगा? PGP के अंदर। अगर मेरा सेल प्राइस मेरी कॉस्ट से भी ज्यादा होगा तो एडिशनल कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, और बाकी कहां पे होगा? PGP के अंदर। ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आ रही हैं, ठीक है। ये अगर आप यहां पे चेक करोगे, ये तो दिया हुआ है, अभी हमने देखा था यहाँ पे 35A बेबी, ये देखो जी 35A बेबी ABA कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा जी। देखो
35 ए बी बी और 35 ए बी ए आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है जी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाला। देखो यहाँ पे लिखा होगा जितने साल का लाइसेंस है उतने साल में आप इसको अलाउड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, देखो अगर सेल प्राइस अनअमोर्टाइज कॉस्ट से कम है डिडक्शन क्लेम कर लो, अगर सेल प्राइस अनअमोर्टाइज कॉस्ट ज़्यादा है टैक्सेबल पीजीपी के अंदर, और अगर यहाँ पे रिकवरी, देखो आपको दिखाता हूँ, कैपिटल गेन शैल बी अराइज इफ सेल प्राइस इज मोर देन एक्चुअल कॉस्ट, आपको कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे डेप्रीसिएशन अलाउड नहीं होगा, बस ये पर ध्यान देना, क्योंकि जब डिडक्शन मिल रही है तो भैया बेनिफिट एक ही मिलेगा, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। तो ये हमारा 35 ABB और 35 AB है। इसके क्वेश्चन जब मैं MCQs में कराऊंगा तो वहां पे इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जी। तो क्वेश्चन की आप टेंशन मत लो सर, मैंने कहा था आपको पहले भी कि पीजीपी के MCQs पर मुझे 2 क्लास लगानी है, तो MCQs बहुत जबरदस्त करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, पहले कम से कम प्रोविजन हमारे क्लियर होने चाहिए जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार चेक करना, अब ये हमारा है 35 ABB और 35 AB है। अब आपने ना घर से ये जितने प्रोविज़न हमारे, देखो ये हमारे अभी बैलेंस बचे हैं और ये हमारे अभी बैलेंस बचे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के भी नंबर निवेदन कर रहा हूं कि आपने एक बार घर से पढ़ के आने हैं। ठीक है, देखो अगर घर से पढ़ के आओगे तभी और बढ़िया समझ में आएंगे, अगर नहीं पढ़ के आओगे फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है जी, और आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, होमवर्क बस यही है कि जो बैलेंस सेक्शन है एक बार आपने घर से पढ़ के आने हैं। जिस बच्चे ने पहले पीजीपी नहीं किया उसके लिए तो मैं क्या करूं, बट अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो नोट्स मैंने क्लास में बनवाए हैं बढ़िया तरीके से, वो सारे नोट्स बस एक बार पढ़ के आ जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जी। और आपने कहीं से भी कोचिंग ली होगी, नोट्स आपके पास होंगे, आपने भी एक बार पढ़ के आना है जी। ठीक है, तो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंस प्रोविजन करेंगे, अभी 2 क्लास हमारी और लगेंगी, बट उससे पहले आप एक बार पढ़ के आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। ठीक है, बाकी आज हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, आज हमने बस एक तो वो 43(1) किया एक्चुअल कॉस्ट वाला, 35 AD के 14 बिजनेस किए हैं, 41(3) साइंटिफिक रिसर्च एसेट अगर बेचते हो उसके इसमें क्या होगा, 35 ABB और 35 ABA। अगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने लाइसेंस लिया, लाइसेंस की कॉस्ट का हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, ये सारी बातें आज हमने की हैं जी। ठीक है, तो एक बार आपने रिवीजन करनी है, कहीं पर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया वीडियो पीछे करके बाद में आप सुन लेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, नहीं लगे तो आपकी मर्जी है सर, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, बट एफर्ट्स को इनकरेज करना। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और बस यही बोलूँगा, GST की रिविजन क्लास साथ साथ चल रही है, इनकम टैक्स की भी साथ साथ चल रही है, कन्फ्यूज मत होना, उसको बिल्कुल अलग लेके चलना, इसको बिल्कुल अलग लेके चलना, और ये मत सोचना कि बाद में देख लूँगा, ये मत सोचना रिवीजन क्लास GST के बाद में देख लूंगा, बाद में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा सर, क्योंकि सिर्फ 60 दिन हैं, और ये लगा लो 10 जुलाई तक तो या 7 जुलाई तक तो हमारी रिवीजन क्लास GST की चलेगी ही चलेगी, तो बहुत कम दिन बचेंगे उसके बाद, क्योंकि हमें सेल्फ स्टडी भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो बेटर ये है कि 10 जुलाई तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो GST हो, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी। मिलते हैं आज रात 10 बजे फिर वही GST की दुनिया में जी। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच।